साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय ये देश विचित्र प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले बंगाल में जो कुछ हो रहा है, किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, सिर्फ एक ही नाम जिसको लेकर निशाना साधने की कोशिश हो रही है, मोदी और केवल मोदी। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वही मोदी पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं दोस्तों कि इस समय चाहे बंगाल की घटना हो या सुप्रीम कोर्ट की घटना हो, उसमें इधर के इकोसिस्टम के लोग भी, अपने इकोसिस्टम के लोग भी मोदी जी पर ही सारा दोष मढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, बाबा जी का घंटा कोई भी बजा के चला जाए, बस जहां कुछ मौका नहीं मिले, कहीं पंचायत में कुछ हो गया बस मोदी जी को दोष दे डालो, बंगाल में कुछ हो गया मोदी जी को दोष दे डालो। अच्छा, मैं दूसरे इकोसिस्टम की बात नहीं करना चाहता दोस्तों। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अंतरिम फैसले, मैंने देखा कि इधर के लोग भी मोदी जी पर ऐसे टूट पड़े हैं मानो सारा दोष ही मोदी जी का हो। कानून बनाया तो कहने लगे कि बड़ा कमजोर बना दिया। अब उस पर अगर एक आध जगह इंतरिम रोक लग गई तो मोदी जी कुछ करते नहीं है। मैं मोदी जी के लिए डिफेंसिव में कुछ करने नहीं आया दोस्तों, मैं आपको कुछ और दिखाने आया हूं जो लोगों ने देखा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने जवाब दिया, सीधा जवाब, बल्कि कहिए करारा जवाब। अब सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, उसकी बात नहीं कह रहा। जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने का तरीका एकदम अलग है, एकदम जुदा है। और मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि अपने इकोसिस्टम के लोग भी उस बात को समझ नहीं पाते, देख नहीं पा रहे। मोदी जी ने जो काम किया है दोस्तों, जिस तरीके से जवाब दिया है, वो अद्भुत है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसका असर आपको, मोदी जी जो काम करते हैं ना, कहता हूं ना बार बार कि जहां लोगों की सोच समाप्त होती है वहां से तो मोदी जी शुरू होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, यहां पर तुरंत आपको दिख जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया, और दिख भी रहा है तो आप पहचान नहीं रहे। मैं आपके सामने एकदम साक्षात प्रमाण लेकर आया हूं। जो लोग कल कह रहे थे ना कि अरे ये तो बड़ा बुरा हो गया, दिखाता हूं आपको मोदी जी ने क्या जवाब दिया। और ये जवाब तो समझ ही में नहीं आएगा, इसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। मैं तो अपने इकोसिस्टम को लेकर भी थोड़ा दुखी हूं दोस्तों। और इसके बाद देखिए, आपको एक और चीज आपको दिखाता हूं। भाई, सब कुछ तो रोक लग गई, फिर योगी जी का बुलडोजर कैसे गरजने लगा, कैसे वक्फ द्वारा हड़पी गई जमीन पर फिर से सरकारी कब्जा स्थापित हो गया, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हां, याद रखिएगा, जो लोग ये समझते हैं कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाकर धाराशायी हो जाती हैं, सरकार इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। और मैं एक दो नहीं, तीन बिंदुओं पर आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल गिनती के आपको दिखाऊंगा कि देखिए सरकार ने ये 3 काम, बड़े काम क्या किए हैं। और ये सीधे संसद द्वारा पारित किसी कानून और उस पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, उसका एक बड़ा जवाब है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। नैरेटिव ऐसे किसी को समझ में नहीं आता। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए। अगर मैंने देखा है कि केजरीवाल बोलते थे कि अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो बस छाप देते थे वो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे भाई, देख तो लो। अगर केजरीवाल कहते थे देखो कौवा कान ले गया, तो चिल्लाने लगे आज की बड़ी हेडलाइन, कौवा कान ले गया। अरे भाई, देख लो कान है या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैं आपको तो नैरेटिव दिखाना चाहता हूं और आपके जवाब की प्रतीक्षा भी करता हूं दोस्तों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कुछ दिखाऊंगा आपके कमेंट चाहिए। आप सबको प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, एक जानकारी भी दे देता हूं कि मैंने HB मेलोडी पर
संविधान का रखवाला एक गीत अपलोड किया है और ये दिखाने की कोशिश की है गीतों के जरिए कि आखिर इस देश में संविधान का सबसे बड़ा रखवाला कौन है। वक्फ कानून के बाद ये गीत तैयार किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है दोस्तों। खबर पे आइए। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, जैसे ही वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत बड़ा वर्ग, और दूसरा वर्ग छोड़िए, न्यूज चैनल मिला लीजिए और इधर का इकोसिस्टम, सब के सब मोदी जी पर टूट पड़े कि मोदी जी की बड़ी हार हो गई। मैं वैसे ही 2 स्क्रीनशॉट आपके सामने रख दे रहा हूं, बड़े चैनलों के रख दे रहा हूं, मैं छोटी यूट्यूबर्स की तो बात ही नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया है, क्या शानदार जवाब दिया है, कल्पना से परे। अरे देख ही नहीं सकता, देखने वाले को लगेगा कि अच्छा ये है, इसमें क्या है, बड़ी बात क्या है। लेकिन जो कहा है, इतना बड़ा मैसेज है दोस्तों। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है भाई। जानते हैं ना, कांग्रेस के राज में, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये ट्वीट है, हैड अ वंडरफुल मीटिंग विद मेंबर्स ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, वी टॉक्ड अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरैक्शन। हम लोगों ने दिखा दिया, दाऊद बोहरा कम्युनिटी से मिले। अरे मिले, क्यों मिले, कब मिले, कैसे मिले, मिले तो बात क्या हुई, क्या कहा, क्या सुना, यही तो खेल छिपा है। अभी आपको दिखाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, वरना समझ में नहीं आएगा। मोदी जी के काम करने का स्टाइल ही अलग है भाई। जिस समय वो रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ को जेल में ठूंस दिया था, मोदी जी ने क्या किया था? किसानों ने यहां पे इतना धरना प्रदर्शन किया, क्या मोदी जी खुद कूद गए थे? तरीका अलग है और लॉन्ग टर्म तरीका है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से जब प्रधानमंत्री मोदी मिले, ये ठीक उस समय की बात है जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ चल रहा था, और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कह रहे धन्यवाद, शुक्रिया मोदी जी, कमाल कर दिया आपने, आपका एहसान मानने आए बल्कि क्या हम आपके एहसानमंद हैं। आपने ध्यान दिया टीवी न्यूज चैनलों पर क्या चल रहा था? मुसलमान पक्ष की बड़ी जीत। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में 150 मुसलमान खड़े हो गए, आपने उसको मुसलमानों का इकलौता प्रतिनिधित्व दे दिया। क्यों नहीं बोला आपने कि ये कट्टरपंथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते? यही तो प्रॉब्लम है। यहां तो एक और मुसलमानों का वर्ग है। कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब ये पूछा गया कि आप धर्म को लेकर बोल रहे हैं, फिर तो इस मसले को आप सुन ही नहीं सकते, तो सीजेआई ने जानते क्या कहा कि हम जब यहां बैठते हैं तो धर्म भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। वाह, बड़ा पंच परमेश्वर वाली बात थी। अच्छा है, चलिए, तो सवाल यह है कि जो बोर्ड मेंबर बनेंगे उसके वक्फ बोर्ड में, उसके धर्म पे आपको क्यों नहीं भरोसा है? वो भी छोड़ के बैठेंगे? मतलब आप बैठेंगे तो सही बैठेंगे, वो बैठेंगे तो गलत हो जाएंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों। और दूसरी बात कि आप जिसको सुन रहे हैं वो सिर्फ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग हैं। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला बोहरा समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचा है, वो शुक्रिया कह रहा है। अब देखिए, ये खुद कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास। ये तो एक पक्ष हो गया कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है, वो मोदी जी को थैंक यू कहने आया है। लेकिन आप सुनना चाहते होंगे कि मोदी जी ने कैसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया। बड़े गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ कानून पर ही बोल रहे थे। अभी बयान आपको सुनाता हूं। ये कहते हैं, मैंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी समझी। 5 साल तक मुस्लिम समाज से 1700 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। शिकायतें करने वाली अधिकतर मुस्लिम महिलाएं थी। वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। काफी विचार विमर्श किया गया। वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना। किसको बता रहे थे?
ये तो पूरे देश को पता है। जो महीनों सालों में मेहनत के बाद बना, क्या सुप्रीम कोर्ट यूं ही उसको 2-3 घंटे सुनकर खत्म कर देगा? बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। मैं अभी आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। पहले बयान सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात कोई हल्के में नहीं लेता, कोई नहीं ले सकता। सुन लीजिए। कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें आए। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी की अदा थोड़ी अलग है दोस्तों। वो कभी कन्फ्रंटेशन नहीं करते, और खास करके जुडिशियरी के साथ कभी नहीं। ये पहली बार है, सीधे सीधे कह रहे हैं। जिस समय इसकी लीगलिटी पर सुनवाई हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपको पता है? ये कहते हैं कि मैंने लोगों को 3 साल तक परेशान किया। लीगल एडवाइस लीजिए, बात कीजिए, एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा, क्या करना चाहिए सुन लीजिए। जीवन में दोबारा ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि लीगल इशू पर एक एक शब्द के बारे में वो बता रहे हैं। सबको सुनना चाहिए, ये जवाब है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, क्या करें? देखिए ना। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया, तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए, और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी। मजा देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का तो आपको बयान दिखा दिया। एक एक फुल स्टॉप, शब्द, बिंदी, कॉमा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। जिन लोगों को नहीं दिखाई देता, मैं दिखा दे रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने का तरीका क्या है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट कौन सी है, जरा आप जवाब दीजिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत इस देश में जनता की अदालत है, जिससे संविधान है, जिससे पूरा का पूरा देश चलता है, ये राष्ट्र चलता है। उसी संविधान से संसद है, सब कुछ है, नेता हैं, और उसी से सुप्रीम कोर्ट है। और आपको मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी के घर पर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत थी, जनता की अदालत। कोई नहीं कह सकता कि मुसलमानों का एकमात्र जो प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में था, बिल्कुल नहीं। अरे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग तो मोदी जी के घर पे बैठा था, वहां भी अदालत थी, खुलेआम सब कुछ बात हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान बोहरा समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोलने आए थे, शुक्रिया बोलने आए थे, बोल रहे थे कि आपने हमें जगह दी, आपने इतना बड़ा काम किया, हम आपको शुक्रिया कहने आए। सुनिए। अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है, वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो, लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। ये जनता की अदालत दिखा रहा हूं दोस्तों। और उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के घर पर जनता की अदालत, और वहां मुसलमान समुदाय के लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी 75 साल में पहली बार आपने अल्पसंख्यकों के भीतर के पीड़ित को इतना बड़ा न्याय दिलाया है। सुन लीजिए।
75 साल में पहली बार ये कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर बोहरा कम्युनिटी के एक सेक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। वी आर क्वाइट हैप्पी। हमने हमारी बात भी पीएम साहब को पूरी तरह रखी। ही वाज पेशेंट, उन्होंने हमारी बात सुनी। ही वाज हैप्पी टू मीट अस एंड सो आर वी सर। आज जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, पीएम साहब ने मेजोरिटी को तो साथ में रखा है। पीएम साहब माइनॉरिटी और माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को भी नहीं छोड़ते हैं और वो उनका साथ लेके बल्कि उनके परेशानी को अपनी परेशानी समझ के चलते हैं। आई थिंक साहब कि ये जो लीडर का विजन है, और मैंने ऐसे ही आज प्रधानमंत्री जी को मुझे मौका मिला तो मैंने ये बात कही है, कोई भी आदमी कोई भी फील्ड में हो, आज की तारीख में सब बात सच्ची ये है कि वो आदमी को अपने फील्ड का मोदी बनना है। एक और बयान सुना देता हूं। मुस्लिम समुदाय के लोग, बोहरा समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो खुद ही चाहते थे कि वक्फ एक्ट से हमको मुक्ति मिले, इस जी के जंजाल को कोई तो दूर करे। छोटा सा बयान एक और सुना रहा हूं। कोट मेरा नेटिव प्लेस है और गुजरात में हमारी बहुत सी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है जिसमें एनक्रोचमेंट हुआ है। जैसे उन्होंने खुद एग्जांपल दिया, जैसे कि पाटन। तो हम चाहते हैं ये वक़फ़ एक्ट से हम उम्मीद करते हैं कि हमको रिलीफ मिले। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दोस्तों, तो असर पड़ेगा नहीं क्या? पड़ता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोदी जी कहते हैं तो सिर्फ कहते नहीं, उसका गहरा असर होता है, दीर्घकालीन असर होता है। आपको उदाहरण दिखा देता है एकदम तुरंत। भाई इधर तो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज पहुंची, आप भी जानते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, मौलाना अरशद मद्दी, पता नहीं इतने सारे। मैं तो इधर वाले ही हिस्से के बोल दे रहा हूं, जो हिंदू वकील हैं बड़े बड़े देश के। उधर से कौन गया? सिर्फ एक आदमी, सॉलिसिटर जनरल अकेले, तुषार मेहता। इतनी आलोचना हुई, आपने सुनी ना, कि अरे कुछ बोल ही नहीं पाए, जवाब ही नहीं दे पाए, ये नहीं किया वो नहीं किया। दूसरे दिन लोगों ने इतना हवा बड़ा गुब्बारा फुला दिया, पता नहीं बड़े बड़े जाएंगे, कोई नहीं गया, तुषार मेहता ही गए और उन्होंने कमाल किया दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, साफ कहा कोर्ट को, कोई कि मैं तर्क करने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि यह संसद द्वारा पारित कानून है, आप इस तरीके से इसको पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद यह कानून बना है। उसका जवाब अगर आप ढूंढना चाहते हैं ना, तो वो मोदी जी के बयान में मिलेगा जो मैंने आपको सुनाया है। उन्होंने 1 हफ्ते तक का समय मांगा और कोर्ट ने दिया। और मैंने आपको दोस्तों सुबह के वीडियो में भी बताया था, लोग कह रहे हैं मोदी जी की हार है। हार नहीं है भैया, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में रख लिया। पहले दिन गए तो उन्होंने कहा कि आप कानून को खारिज नहीं कर सकते, कहा नहीं करेंगे। फिर कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, कल तो दीजिए, बात तो कर लें अब सरकार से, किससे बात करेंगे ये। फिर अगले दिन पहुंचे, फिर अगले दिन कहा कि हम आपसे कोई तर्क अभी नहीं करेंगे, यहां पे आपको समय देना पड़ेगा 7 दिन का। मैं ये अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो 2 बात मानी उन्होंने, वक्फ बाय यूजर और नॉन मुस्लिम की बहाली की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड पे रख लीजिए, चल गया। अब मेरा एक सवाल है दोस्तों कि तुषार मेहता ने यह बात क्यों कही। मैं आपको मोदी जी की रणनीति समझाता हूं। मोदी जी दरअसल जो देश की परिस्थिति है ना, उसको देखते हैं दोस्तों। आप याद कीजिए, भाई वक्फ कानून तो वैसे भी लागू नहीं हुआ है, नोटिफाई हुआ ही नहीं, तो लागू कैसे होगा? कानून बन गया। एक सवाल मन में छोड़ता हूं दोस्तों, सीए कानून कब बना था? आपको भी याद है, लेकिन क्या लागू हुआ? नहीं हुआ। 4 साल तक नहीं लागू हुआ। क्यों? नोटिफाई हुआ ही नहीं। चुनाव के ठीक पहले उसको नोटिफाई कर दिया, बोला नोटिफाई कर दिया, जिसको विरोध करना आ जाओ। सब चुप, किसी ने नहीं कहा, कोई मुसलमान ने भी नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मत करो वरना मोदी जीत जाएगा। मोदी जी ने यही रणनीति अपनाई, बोले कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं नहीं मानेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं ना आगे भी इसको ठंडे बस्ते में डालेंगे, डालने दीजिए। वैसे भी चीफ जस्टिस जो है वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। आप इनको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, हम 2024 में कर लेंगे। ये सोचिए, कोई नई जमीन को कोई छीन नहीं पाएगा। मैं आपको तब भी कह रहा था दोस्तों। और आपको एक बात और बताता हूं, सिर्फ सीए नहीं बल्कि आर्टिकल 370 इसी तरह की रणनीति अपनाई गई। आप याद कीजिए, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट एक से बढ़कर एक सवाल दाग रहा था।
बोला आपने राज्य का स्टेटस छीन लिया, क्या राज्य नहीं होगा, कैसे छीन लेंगे? क्या कहा मोदी सरकार ने कोर्ट में कि ठीक है हम स्टेटस देंगे। क्या जम्मू कश्मीर के पास इस समय पूर्ण राज्य का स्टेटस है? नहीं है। अरे जब परिस्थितियां ठीक होंगी उस समय होगा। यह है मोदी सरकार का जवाब दोस्तों। जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि वो गलतफहमी के शिकार भी हैं और भ्रमित करते भी हैं लोगों को। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब आइए आगे की कड़ी। ये तो मोदी जी का जवाब है। सब कुछ रोक लग गया। ये जरा पढ़िए। ये 18 तारीख, आज 18 ही तो है, ये आज ही की खबर है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। सुनवाई हो रही है, अंतरिम रोक लग गई। योगी सरकार ने कौशांबी जिले में, अब ये तो मैं उनको बुलडोजर एक्शन बोलता हूं, सिर्फ मॉडल का नाम है, वक्फ की 58 एकड़ जमीन को मुक्त करा के इसको सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर कर दिया है और सरकार जांच भी कर रही है। जो करना है कर लीजिए। और मैंने आपको कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है, अंतरिम रोक लगी है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उस पर सरकार कितना एक्टिव है, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप रोक नहीं लगा सकते। ये एक स्टैंड है, ये तर्क नहीं है। स्टैंड लिया क्योंकि सरकार ने कहा कि भैया हम कितनी मेहनत से बनाए। दूसरा, उपराष्ट्रपति का आपने बयान सुना। अगर आपने नहीं सुना है तो सुबह का वीडियो देख लीजिएगा। अद्भुत हमने तरीके से बनाने की कोशिश की और आप लोगों ने इतना उसको प्रेम दिया, मैं धन्यवाद भी कहता हूं। आज सुबह का वीडियो है, उपराष्ट्रपति ने कितने तीखे सवाल पूछे हैं। तीसरा, किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको ये बयान ही सुना देता हूं, अंग्रेजी में है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए एक बार। Whatever will happen in the Supreme Court, the government will take a position. But I'm sure the Supreme Court will understand. Any law passed by the Parliament of India has to have its own sanctity. And the Supreme Court of India will intervene if they feel that any provision is ultra vires. You know, if any provision directly violates the specific provisions of the Constitution, they can come out with judgment. But I'm very confident that Supreme Court will not venture into legislative process. किरण रिजिजू उत्तर पूर्व के बहुत लोकप्रिय नेता हैं दोस्तों, बल्कि कहिए भारत के लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं, चुनाव जीत कर आते। साफ कहा कि इतनी मेहनत के साथ, इतनी गहन जांच के साथ इस कानून को लेकर आए हैं। 1 करोड़ प्रतिनिधित्व शामिल है, जेपीसी की बैठक हुई है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। और साफ कहा कि हर संस्था को, जो संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए, वरना फिर मुश्किल हो सकती है। यह भी बयान सुनिए। Respect each other. If tomorrow the government starts giving comments and interferes into the judiciary thing, it won't be nice. So the separation of 3 organs are well defined, and the legislative process is a well settled process in India. Yes, there are instances where Supreme Court had interfered, and in fact they had certain provisions were struck down in the past. But I'm sure in this Waqf Amendment Bill, which has become an act now, it has seen absolutely the entire process of debates, discussions, consultations. I have not seen any other bill being scrutinized so much. We have received more than 1 crore representations. The JPC set for maximum numbers of time ever, and the Parliament had the longest ever debates, and in fact we created the record in Rajya Sabha by sitting continuously for 17 hours and 2 minutes. जानते क्या कह रहे हैं दोस्तों? ये कह रहे हैं कि वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इफ टुमारो द गवर्नमेंट स्टार्ट्स गिविंग कमेंट्स एंड इंटरफेरेंस, अगर सरकार कल जुडिशियरी पर कमेंट और इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एकदम साफ साफ कहा कि अपनी लिमिट में रहिए। हमने इस पर बहुत मेहनत की है,
कोई प्रोविज़न हो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कानून को खारिज किया तो ये आने वाले समय में उन्होंने एक साफ साफ इशारा कर दिया। 4 चीज़ें बता दी सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के भीतर सॉलिसिटर जनरल का जवाब, उपराष्ट्रपति का जवाब, किरण रिजिजू का जवाब और खुद प्रधानमंत्री मोदी का बयान। 4 चीजें। क्या ये आपको एक्शन दिखाई नहीं पड़ता? दोस्तों मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जरूरी था ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं, उसका असर होता है, दिखाई जरा लेट से जरूर देता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी मौके पर मैंने एक गीत तैयार किया है, संविधान का असली रखवाला कौन है, HB मेलोडी पर। मैं निवेदन करता हूं आप वहां भी मुझे प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, उस गीत को देखिए। गीतों की दुनिया भी बहुत बड़ी और भव्य होती है दोस्तों, तो ज़रूर वहां गीतों को सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर ज़रूर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहें तो उससे भी जुड़िए। किसी भी तरीके से आप सहयोग भी करना चाहें तो सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।